चलो वेलकम टू स्टडी 365। आज का जो अपना टॉपिक है श्वसन तंत्र के ऊपर पढ़ेंगे और इस टॉपिक को पढ़ेंगे नहीं बल्कि समझने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें कंफ्यूजन हमेशा बनी रहती है। तो इसको हम एक डायग्राम के हिसाब से पढ़ते हैं और पूरे एक स्टेप वाइज पढ़ेंगे। ठीक, पहले हम मैं इसका पहले ओवरऑल बता देता हूँ कि हमको पढ़ना क्या क्या है, फिर उसके बाद इसके हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, तो चलो पहले अपन देखते हैं इसकी परिभाषा, श्वसन तंत्र की परिभाषा देखने के बाद में आगे हम देखते हैं इसके प्रकार के। भाई श्वसन तंत्र में भाई कितने प्रकार के श्वसन होते हैं, उसके बाद देखेंगे स्टेप की जो सांस लेने की प्रक्रिया है, रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है, तो वो कितने टाइप के, उसमें कितने भाग होते हैं। फिर चौथे भाग में हम ये देखेंगे कि श्वसन में जो अंग होते हैं सांस लेने की प्रक्रिया में वो कितने होते हैं। तो सांस लेने की प्रक्रिया में लगभग 5 अंग होते हैं। तो हम इनके बारे में धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से श्वसन की पूरी प्रोसेस होगी, क्योंकि श्वसन मानव शरीर में या किसी भी जीव जंतु में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। सांस बंद हो जाएगी, इंसान ही खत्म हो जाएगा। तो बिना लेट हुए चले अब इस टॉपिक की तरफ बढ़ें। एक एक कॉन्सेप्ट को अपन डायग्राम से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आते हैं इसकी परिभाषा को लेकर के कि परिभाषा में हम ये देखेंगे कि श्वसन जो है एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया तो है। अब इसमें क्या है, एनर्जी का उत्पादन होता है। एनर्जी जो बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिकाओं में, जो हमने पहले पढ़ चुका है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं शरीर में, जो हम भोज्य पदार्थ लिए, खाना खाए, तो उससे जो उसमें जो भोजन में विटामिन भी होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, प्रोटीन भी होते हैं। तो अब जो उसमें प्रोटीन है जो ग्लूकोज के रूप में रहता है, वो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन होता है। वायु की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होगा, जिससे एनर्जी जो है विमुक्त होती है, एनर्जी क्रिएट होती है। इस कारण जो है ग्लूकोज को सेलुलर फ्यूल या जो बोलते हैं कोशिका का ईंधन कहा जाता है। समझ में आया? चलो एक बार हम इसको देख लेते हैं। देखो समीकरण, अपन समीकरण से भी देख लें फटाफट। ठीक, डायग्राम भी देखते जाएंगे, इसलिए हमने डायग्राम बना दिया था कि डायग्राम की सहायता से पढ़ेंगे। तो पहले अपन परिभाषा में देख लें कि हमने क्या देखा, कि हमने ये पढ़ा परिभाषा को लेकर के कि जो भोज्य पदार्थ है, ये रहा भोज्य पदार्थ, जो भी हम खाना खाते हैं भोज्य पदार्थ, इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होगा। तो उसको लिख देंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होता है तब जाके इसमें जो है एनर्जी मिलती है, एनर्जी उत्पन्न होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। परिभाषा सिर्फ इतनी कहती है, लेकिन कहीं कहीं पे इस बार में परिभाषा में समीकरण से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हम उसको भी बैलेंस कर लेते हैं कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हम इसको ऑक्सीजन यानी O2, चाहे हम यहाँ पे लिख दें ऑक्सीजन। ठीक है, इसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। तो अपन इसको समीकरण बैलेंस कर लेते हैं कि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6। ऑक्सीजन का तो जानते ही हैं भाई, O2 होता है। इसके 6 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 है इसलिए 6 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। बैलेंसिंग भी बराबर करते अपन चलते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ये हुआ ऑक्सीडेशन, क्या मिली, एनर्जी मिली, एनर्जी तो उत्पन्न हो गई। अब उसके बाद में H2O, पानी बनेगा यहां से भाई, ये टूटेगा ना, यहां से H है और यहां से O है, तो ये जब टूटेगा तो H2O हो जाएंगे। और क्या निकलता है, CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैस बाहर नाक के थ्रू विमुक्त कर दी जाती है, बाहर निकाल दी जाती है। और जो पानी बनता है वो यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर हो जाता है। ठीक, तो यहां से हमको एनर्जी समझ में आई। एनर्जी कितनी मिलती है, 673 किलो कैलोरी। ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में यहां से 2 चीज बन जाते हैं इसकी डेफिनेशन से। पहला समीकरण में पूछ लेता है कि किसका ऑक्सीडेशन होता है, तो ग्लूकोज का होगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होगा, जिससे एनर्जी क्रिएट होती है, और वह साथ में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बचते हैं जो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन के थ्रू। ये हमारी डेफिनेशन हो गई। तो ये डायग्राम में समझाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हमें यहां से चलना है, भोज्य पदार्थ जहां से खाना खाना इंसान चालू करता है हम लोग,
और वहां से कहां से ऑक्सीडेशन होता है, कहां से ये फेफड़े और हृदय में जो ब्लड है, ब्लड में कैसे ऑक्सीजन मिलती है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होती है, तो इसके बारे में समझते हैं। ये हो गया डेफिनेशन। अब डेफिनेशन के बाद हम देख लेते हैं इसके टाइप के बारे में। चलो इसको मिटा भी देते हैं अपन। प्रकार के बारे में नॉर्मली ये जो भ्रम होता है 9th और 10th में हम ये देखते हैं कि प्रकार जो है इनपायरेशन एक्सपायरेशन हम पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में वो प्रकार नहीं है, वो टाइप का सब टाइप होता है। प्रकार खाली दो ही होते हैं, जिसे आक्सी और अनाक्सी बोला जाता है, या दूसरी भाषा में हम इसको अवायवी श्वसन या वायवी श्वसन कह सकते हैं, जिसको इंग्लिश में एरोबिक या एनारोबिक कहते हैं। चलो इसको भी नोट डाउन कर लो कि प्रकार में पहला जो प्रकार आएगा ये आता है एरोबिक का। किसका आएगा? एरोबिक का आएगा। तो एरोबिक में ये यहां पे ई है एरोबिक, और दूसरा जो होता है इसी को अपन यहां लिख लेते हैं एनारोबिक। ठीक, ये दो हो गए एरोबिक और एनारोबिक। हिंदी में अगर इसको बात करूं तो इसको बोलते हैं वायवी और दूसरा इसको बोलते हैं अवायवी। आराम से देखते हैं, कोई बड़बड़ाने वाली बात नहीं, आराम से इसको देख पढ़ेंगे। वायवी श्वसन जैसा कि नाम से दिखता है कि जिस श्वसन में, जिस श्वसन प्रोसेस में ऑक्सीजन या कोई भी गैस जो होती है वो सम्मिलित हो, उसको वायवी श्वसन कहते हैं। जैसे मानव हो गए या तो फिर मान लो कोई भी जीव जंतु हो गए, एनिमल्स, हम सब में वायवी श्वसन होते हैं भाई। हम लोग सांस लिए, सांस लेने के बाद में अपना जो भी प्रोसेस हुई और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसका यूज होता है। तो जहां पे गैस हुई, तो गैस अगर जहां पे यूज करते हैं कोई भी एनिमल्स, तो वहां पे वायवी या एरोबिक श्वसन हो जाएगा। कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनमें श्वसन में क्या बोलते हैं कि वायु का उपयोग नहीं होता है, जैसे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी सांस तो करता है, मतलब बायोलॉजी में हम तो ये जानते हैं ना कि बैक्टीरिया होता है, तो उसमें भी श्वसन की प्रोसेस कहीं ना कहीं तो होती है, लेकिन ऑक्सीजन या कोई भी वायु को मतलब ग्रहण नहीं करता है, इसलिए उसको अवायवी के अंदर रखा गया है। एग्जाम्पल इसके ध्यान रखना, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि बैक्टीरिया में कौन सा श्वसन पाया जाता है, तो अवायवी श्वसन होता है। अगर एरोबिक है, एनारोबिक इंग्लिश में देख लेना, या तो अनाक्सी होगा तो अनाक्सी क्लिक करना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे के बाद अब बात कर ले स्टेप्स के बारे में। ये तो इनके प्रकार हो गए। अब स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। स्टेप्स के बारे में आ जाएंगे तो स्टेप्स जो है, देखो जो श्वसन है ये मानव शरीर या हमारी ह्यूमन बॉडी हो गई, ठीक है। अब ये पेड़ पौधे हो गए। अब श्वसन की क्रिया में क्या होता है, हम इसको चरण में बांट देंगे तो समझ में आएगा किसी न किसी स्टेप में। एक बात और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि श्वसन तंत्र में क्या होता है, बायोलॉजी में जिस भी टॉपिक में तंत्र लगाओ या सिस्टम लगाओ, तो वहां पे जो पूरी प्रोसेस होती है रिपीटेड होती है। कैसे? जैसे सुबह हुई, सूरज निकला, उसके बाद दोपहर हुई, दोपहर के बाद शाम हुई, शाम के बाद रात हुई, अब फिर उसके बाद में फिर सुबह हुई। ये नॉर्मली प्रोसेस, ये एक सिस्टम हुई, तंत्र हो गया। ठीक, उसी तरीके से जहां पे ये श्वसन तंत्र या सिस्टम किसी में भी लग जाएगा तो वो प्रोसेस रिपीटेड होगा। जैसे हमने बायोलॉजी में हमने ब्लड वाले टॉपिक में हार्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से ब्लड पूरे शरीर से आया, पहले चैम्बर में, दूसरे चैम्बर में, तीसरे चैम्बर में और चौथे चैम्बर में गया, फिर प्यूरिफाई होने के लिए गया, फिर उसके बाद प्यूरिफाई होकर के आया। ठीक, तो ये एक सिस्टम हो। इसी तरीके से श्वसन भी होता है। पेड़ पौधों से हमने, देखो इसको बांटते हैं, हमने यहां से एक सिस्टम बना लेते हैं इसको कि हमने पेड़ पौधों से क्या ग्रहण किया, ऑक्सीजन, और इसको बदले में क्या दिया, इसको सिंबल इधर कर देता हूं, और यहाँ पे बदले में CO2। मेन प्रोसेस तो यही होती है ना, सांस लेना और सांस छोड़ना, लेकिन अब इसके अंतर्गत भी स्टेप होते हैं। पेड़ से नाक तक या जो भी हमारे वायुमंडल बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वहां से यहाँ तक आने की एक प्रोसेस हो गई। उसके बाद ये जो नेजल या नोज है, यहाँ से ट्रैकिया होते हुए या श्वसन नली से होते हुए
कहां तक पहुंचा, ये एल्वोलाई या वायु कोश चैम्बर होते हैं छोटे छोटे, वहां तक पहुंचा। अब इसके बीच का एक अलग स्टेप्स हो गए। अब इसके और हार्ट के बीच में जो गैसों का आदान प्रदान होगा वो तीसरा प्रोसेस हो गया। तो हम 3 भाग में बांट लिए हैं। हम इसको बोल सकते हैं एक्सटर्नल, बाहर की तरफ हो रहा है शरीर के, तो एक्सटर्नल श्वसन अपन बोल सकते हैं। उसके बाद ये इंटरनल वाला हो गया कि भाई इसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं एक हार्ट होगा, ऐसा करके कहीं ना कहीं एक हार्ट होगा। तो हार्ट और फेफड़े के बीच कुल मिला के हम इसको मान लिए क्या बोलते हैं, यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होगा। ऑक्सीजन जो गई थी तो जो ब्लड में जो ब्लड होता है आरबीसी, वहां पे ब्लड में जो चेंज हो गए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान या गैसों का विनिमय हिंदी से कह देंगे। तीसरा, हमने शुरू से ही बायोलॉजी में पढ़ा है कि कोशिका को जो कोशिका में ही माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का या कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, जहां पे एनर्जी क्रिएट होती है। तो हम उस मैटर को हम तीसरा पॉइंट दे सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। तो अब 3 भाग में हम इसको देख लेते हैं, इससे स्टेप्स को। पहला अपन दे दें इसको नाम, पहला हम इसको दे देते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दूसरा हम इसका नाम दे देंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हिंदी में लिख देता हूं गैसों का आदान प्रदान। ठीक, तीसरे में हम ये देख लेंगे, अब ये हो गया आंतरिक जो मामला है, तो उसको हम डाल देते हैं कोशिकाओं में इंटरनल रेस्पिरेशन। ये 3 चरण में हम इसको पूरा रेस्पिरेशन का मतलब समझेंगे। अब इसको अपन डिटेल में देख लें। पहले एक्सटर्नल वाले को देख लेते हैं, फिर उसके बाद में गैसों का एक्सचेंज कैसे होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भाई शरीर से बाहर कैसे निकलेगी। हमने ऑक्सीजन ली, फेफड़ों तक गई ऑक्सीजन, अब फेफड़ों से जो चेंज हुआ गैस, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलनी है। हम इसमें गैसों का आदान प्रदान भी देख लेंगे। उसके बाद इंटरनल में, क्योंकि हमने डेफिनेशन में ये देखा था कि भाई एनर्जी उत्पन्न होती है शोषण की जो प्रोसेस है, उसमें बाहर से जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो भोज पदार्थों का ऑक्सीकरण हुआ, एनर्जी उत्पन्न हुई। अब हमको ये देखना है कि एनर्जी कैसे उत्पन्न होती है, तो ये इंटरनल वाले में हम देख लेंगे। ठीक है, तो अब इसके बारे में चलो फटाफट देख लेते हैं एक्सटर्नल के बारे में। तो एक्सटर्नल के बारे में पहले अपन डायग्राम में आ जाए। भाई बाहर वाला जो नाक तक जो मनुष्य की जो नाक होती है, वातावरण, ये हमारा एटमॉस्फेयर हुआ, जो बाहर का वायुमंडल। तो वायुमंडल की जो गैसें हैं नाक तक जो है, तो जो लाने और ले जाने की जो प्रोसेस है या आदान प्रदान है, मतलब कि जीव जंतुओं के बीच जो श्वसन अंग है, मतलब हमारे श्वसन अंग में नाक है, तो जो बाहरी तरफ जो एक्सचेंज होते हैं गैसों का, उसको कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसमें 2 भाग मुख्यतः है, नाक और जो बाहर का वायुमंडल का जो भाग होते हैं जहां पे गैसेस होती हैं वो काम आती हैं, जिनमें ऑक्सीजन आ गई। यहां तक हो गया। दूसरा, बाह्य श्वसन में हम ये देख सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि इसके पॉइंट में हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाला जाता है। तीसरा, हम ये बता सकते हैं कि जो गैसों का जो विनिमय होता है, एक्सचेंज जो होता है, वो फेफड़ों के बीच में तो होता है, वायुमंडल के बीच में, लेकिन फेफड़ों में भी कौन सा जो भाग होता है, फेफड़े में छोटे छोटे चैम्बर होते हैं, जिसको बोला जाता है वायुकोश या एल्वियोली कहा जाता है इंग्लिश में। इसके मध्य में ये दोनों चीजें होती हैं, वायुकोश या जिसको एयर सिक कहते हैं और ब्लड, इन दोनों के बीच में एक्सचेंज होता है। कौन से मेथड के थ्रू? डिफ्यूजन। याद रखिएगा, इसको मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, डिफ्यूजन। जो डिफ्यूजन एक मेथड होती है, इसके थ्रू दोनों के बीच में एक्सचेंज होते हैं। ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम आगे के टॉपिक में पढ़ते हैं, किसके बारे में? गैसों का आदान प्रदान। तो गैसों के आदान प्रदान में हम जो है, इसको मैं मिटा दूं, एरोबिक एनारोबिक, तो इसको भी अपन मिटा लेते हैं। यहां तक क्लियर हुआ?
चलो आगे के बारे में अब देखते हैं। गैसों का जो आदान प्रदान है ये दो भाग में होगा। किसके किसके मध्य में होगा? इसमें अब हार्ट भी काम करेगा। भाई हमने ये पढ़ा ना कि पूरे शरीर का जो अशुद्ध रक्त यानी जहाँ पे प्योर ब्लड नहीं होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीनेटेड नहीं होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ें तो इससे पहले अपन आ जाते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में। सॉरी, यहाँ पे एक चीज आपको बताने के लिए मैं भूल गया था, तो इसको भी पहले अपन कवर कर लें। ऑक्सीजन का पेड़ पौधे से या बाहरी वातावरण से लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, ये प्रोसेस हमारे शरीर में जल्दी होती है। ठीक है, तो अब ये जो प्रोसेस हो रही है ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर शरीर से निकालना, जिसको एक वर्ड दिया गया है एक साथ में इन दोनों को, उसको कहते हैं ब्रीथिंग। ठीक, ब्रीथिंग में जो मैं 10th वाली बात कर रहा था उसको मैं कंप्लीट करता हूं कि ब्रीथिंग कहते हैं। अब ब्रीथिंग जो शब्द है इसको अपन यहां पे उठा के देख लेते हैं। ठीक है, ये हुआ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के दो मेन भाग होते हैं इसमें, कौन कौन से? पहला जो आएगा इनपायरेशन और दूसरा आएगा एक्सपायरेशन। ये समझ में आया? इन दोनों जो वर्ड को, सांस को, ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, इन दोनों को साथ में मिला के बोल दिया ब्रीथिंग। अब इसको अलग अलग करेंगे तो पहले वाले चरण को बोल सकते हैं इनपायरेशन और एक्सपायरेशन। अब इनपायरेशन और एक्सपायरेशन में क्या होता है, चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक, इनपायरेशन में शरीर में कोई भी गैस जो होती है, चाहे मतलब सॉरी ऑक्सीजन या गैस का सीधा शब्द बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन को अंदर की तरफ जो है इन किया जाता है या प्रवाहित किया जाता है, प्रवेश किया जाता है। ठीक, अब ऑक्सीजन आ गई, अब क्या होगा? इस दौरान जो हमारे शरीर का जो रिब्स होते हैं, रिब्स जो है बाहर की तरफ जो है वो या ऊपर की तरफ उठेंगे। ठीक, अब इससे क्या होगा? इसमें एक मसल्स होती है, अपन इसमें एक डायग्राम में बताते हैं तब तो आप लोगों को समझ में आएगा। ये जो अपन जो बोलते हैं ना 6 पैक्स, ये रिब्स है कुल मिला के। अब ये रिब्स में क्या होंगे? ये रिब्स ऊपर की तरफ फैलेंगे, इसमें एक मसल्स होती है, उस मसल्स को कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, तो इंटरकोस्टल जो मसल है ये सिकुड़ेंगे जब डायाफ्राम, और जो डायाफ्राम है ये बाहर गुंबद के आकार का हो जाता है। तो कुल मिला के मैंने ये कहा कि जो इनपायरेशन है, इनपायरेशन में ऑक्सीजन शरीर के अंदर ग्रहण होती है। इसके दौरान जो हमारे रिब्स हैं शरीर के, वो रिब्स जो है ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। जब चढ़ेंगे ऊपर की तरफ, बढ़ेंगे या बाहर की तरफ खींचेंगे, तो इंटरकोस्टल जो मसल्स होती है वो सिकुड़ेगी बाहर वाली। ठीक, अब जिससे स्टर्ना जो है ऊपर की ओर बढ़ेगा। ये समझ में आया? उसके बाद में हम ये बोल सकते हैं कि जिससे एक बायल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक लॉ दिया था, वो जो लॉ था उन्होंने बताया था कि P समानुपाती 1/y, मतलब कुल मिला के वॉल्यूम जो है उनका ये कहना था कि जब दबाव अपने फेफड़ों में, चैम्बर में पड़ेगा तो इस दबाव के कारण ही जो ट्रैकिया, जो ब्रोंकस होते हैं या लंग्स, तो इनके कारण ही ये जो ऑक्सीजन है दबाव के कारण इन रास्तों से होते हुए फेफड़ों में एल्वियोली जो होता है वहां तक पहुंचता है। ये इनपायरेशन में होता है। एक बार हम फिर रिपीट कर लें, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इनपायरेशन में मैंने ये कहा कि सांस ग्रहण किए, सांस को अंदर प्रवेश किया गया। ठीक, अब प्रवेश हुआ तो डायाफ्राम ऊपर की ओर बढ़ा, ऊपर की ओर बढ़ा तो चेस्ट जो है वो गुंबदाकार या गोलाकार हो गया। अब गोलाकार जब हुआ तो उसमें एक इंटरकोस्टल जो मैंने मसल्स बताई है वो मसल्स सिकुड़ती है। जब डायाफ्राम पर बढ़ा, इंटरकोस्टल सिकुड़ेगा। ठीक, तो ये इससे दबाव पड़ेगा। जितने भी श्वसन के बीच में जो अंग है, एल्वियोली है, इसके और नाक के बीच में जितने भी अंग आएंगे उनमें दबाव पड़ेगा, जिससे ऑक्सीजन शरीर में नीचे की तरफ खींचेगा। यह दबाव से नीचे की तरफ आएगा। कहाँ? एल्वियोलाई में। ये इनपायरेशन में होता है।
अब आते हैं एक्सपायरेशन में। एक्सपायरेशन जस्ट इनवायरेशन का उल्टा होता है। अब इसमें जो गैस है ये बाहर की तरफ ये भी है, जो दबाव पड़ता है उसको साइंस में एक शब्द दिया गया है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन मेथड के थ्रू ही जो ऑक्सीजन और जो है वो एल्वियोली तक पहुंचता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इर्द गिर्द जो क्वेश्चन पूछता है ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, अब बात कर ले एक्सपायरेशन की। एक्सपायरेशन में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट। एक में ऑक्सीजन को लिए तो दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया जाता है। कहां से, अपन फिर से एल्वियोलाई में देखा जाए तो अब यहां से ऑक्सीजन अंदर आ गई थी, अब इसमें बाहर जाएगी। तो बाहर जाने में अब क्या होगा, बाहर जाने में एक तरफ हमने बोला था ना डायाफ्राम आगे बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ खींच रहा है, इसमें डायाफ्राम नीचे होगा। इससे क्या होगा, जो हमारा जो रिब्स है वो बाहर की तरफ जो खिंचती थी अब वो अंदर की तरफ सिकुड़ेगी या नीचे की तरफ होगी। क्लियर हुआ। जब नीचे की तरफ होगी, हमने एक वर्ड और यूज किया था इंटरकोस्टल मसल्स। तो इंटरकोस्टल मसल जो है वो अंदर की तरफ सिकुड़ जाएगी, जिससे जो डायाफ्राम का जो शेप है वो डंप हो जाएगा, डंप साइज में बन जाएगा। ठीक, गुंबद की आकार का वापिस आ जाता है। अब जो फिर से वही अपन बता दें कि जब फेफड़े में जो सिकुड़े के जो वायु है वो अपने पथ से जो बाहर निकलती है अपने रास्ते से, तो बायस ने फिर एक नियम दिया, वही नियम सेम है, P इक्वल टू या समानुपाती 1/v/y। उनका ये कहना है कि जब दबाव होगा, प्रेशर होगा, तभी जो वायु है उसकी वेलोसिटी होगी, गति होगी। दोनों में लगभग एक तरीके से अंतर होगा। एक के लिए उन्होंने यूज किया अंदर जाने के लिए ऑक्सीजन के लिए, एक के बाहर के लिए। दोनों में अंतर में बता देता हूं, तब आपको ये ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इनपायरेशन में ऑक्सीजन अंदर ग्रहण की जाती है, O2 ली गई अंदर। एक्सपायरेशन में CO2 बाहर हो गई। इसमें क्या होता है, इसमें रिब्स जो है, रिब्स खुलते हैं या खिंचते हैं ऊपर की तरफ। एक्सपायरेशन में रिब्स जो है क्या होते हैं, रिब्स नीचे की तरफ सिकुड़ेंगे। अब इसमें जो होते हैं डिफ्यूजन मेथड होती है, डिफ्यूजन मेथड से, इसमें जो है डिफ्यूजन मेथड नहीं होती है। इसमें बायस का नियम भी सेम होता है दोनों के लिए, P इक्वल टू 1/v। ये अंतर भी कुल मिला के कंप्लीट हो गया। इनपायरेशन एक्सपायरेशन, जिसको ब्रीथिंग शब्द दिया गया था। क्लियर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं गैसों का आदान प्रदान में, अगले टॉपिक में। ठीक है, गैसों का जो आदान प्रदान है, तो ये गैसों का आदान प्रदान अब कहां पे पहुंचेंगे, ऑक्सीजन कहां तक आ गई, एल्वियोली तक, एल्वियोली तक आ गई, जिसको वायु कोष, वायु चैम्बर में यहां तक पहुंच गई। अब यहां से जो हार्ट है, हृदय अपना, अपन यहां पे बना ले हार्ट को छोटा सा, ये समझ लो एक हार्ट था। नहीं, यहां पे नहीं बनाते अपन, डायरेक्ट समझने के लिए यहीं पे बनाते हैं। ये यहाँ पे एक हार्ट है कुल मिला के। अब ये हार्ट भी जो होता है दोनों के बीच में होता है, हल्का सा झुका हुआ होता है। अब पूरे शरीर का जो भी ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड, इसको अपन हरे कलर से दिखा देते हैं। ये हरे कलर से इम्प्योर ब्लड जो आता है, ये शुद्धिकरण के लिए जो पल्मोनरी वेन्स होती है, ये कहाँ जाती है, फेफड़ों में ऑक्सीनेटेड होने के लिए, ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए। हमने हार्ट के टॉपिक पे पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन पाने के लिए जब ये फेफड़ों में गए तो फेफड़ों में यहाँ पे एक्सचेंज होता है। तो जब एक्सचेंज होगा तब क्या होता है, जो एक इसमें ब्लड में जो ब्लड का कलर जो रेड होता है, किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन का ही अब इसमें पूरा खेल रहेगा। हीमोग्लोबिन में अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीनेटेड है, तो वो लाल कलर दिखाई देगा। अगर ऑक्सीनेटेड नहीं है तो वो बैंगनी कलर दिखाई देगा। कभी कभी एग्जाम में इसमें ये भी पूछ लेता है कि हीमोग्लोबिन का कलर क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन का जो कलर है वो बैंगनी होता है। कंफ्यूज मत होना, लाल पे टिक मत करना। ठीक, ऑक्सीनेटेड जो होते हैं हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन युक्त, उसका जो कलर होता है वो लाल होता है पिगमेंट की वजह से। तो इसका पिगमेंट जो है बैंगनी होगा।
अब जब इसमें ऑक्सीजन मिल जाएगी तब पिगमेंट का जो कलर होता है ब्लड का हीमोग्लोबिन का तब चेंज होकर के लाल होता है। अभी यहाँ तक हरा था, अब यहाँ पे जो वायु सेक जो बने हुए हैं है ना एल्वियोली में जो वायु कोश, अब यहाँ पे और जो पल्मोनरी वेन्स जो फुफ्फुस धमनी है इकलौती धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, इन दोनों के बीच में एक्सचेंज होंगे, यहाँ पे गैसों का विनिमय होगा। मतलब ऑक्सीजन किसमें आएगी ब्लड की तरफ, और बचा हुआ जो यहाँ का जो अशुद्ध रक्त था इसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर चली जाएगी। ठीक, तो अब पूरी कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस में भी नहीं जाती है बाहर, इसमें भी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ऑक्सीजन का भी परसेंट बाहर निकलता है। ये हो गया गैसों का आदान प्रदान। समझ में आया? अगर हीमोग्लोबिन है Hb, अब ऑक्सीजन हुई O2, जब जो ऑक्सीजन है जो बाहर से आई थी जब ब्लड के साथ की जो Hb है उसमें मिलेगी तब जाके जो होती है ऑक्सीजन युक्त जो होते हैं Hb होता है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, HbO2 हो जाएगा ऑक्सीजन युक्त, जिसको बोलते हैं लाल हीमोग्लोबिन। ये क्लियर हुआ गैसों का आदान प्रदान कि कैसे फेफड़े और हार्ट के बीच में गैसों का आदान प्रदान हुआ। ठीक, दूसरा मैं ये भी बताना चाहूंगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बनता है कि जिस तरीके से हार्ट में एक चारों तरफ से एक कवर होता है, एक परत होती है जो बाहरी आघात से बचाती है, जो हमने वो वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो वहां पे कौन सी थी फुफ्फुस धमनी वाले में, उसमें जो थी परकिंजे मेम्ब्रेन जो थी वो था। लेकिन यहाँ पे जो थी जो फेफड़े हैं, फेफड़े के चारों ओर एक परत पाई जाती है जिसको बोला जाता है प्लूरा बाहरी आघात और डिसीज से बचाता है। ठीक है, अब आगे बढ़े, आगे में आ जाएंगे अपन इंटरनल रेस्पिरेशन सिस्टम में। तो इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या हुआ कि अब जो ब्लड है तो ब्लड एक्सचेंज हो गया, अब ब्लड जो है हार्ट में प्योर होकर के पहुंच गया। अब इससे क्या हुआ कि हम एक शब्द में ये कह सकते हैं कि फेफड़ों से ब्लड पूरे शरीर में या दूसरे अंगों में पहुंच गया। अब दूसरे अंगों में जो सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका में पहुंच गए। देखो हम फिर से वही टॉपिक में आ गए ना जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी। तो अब कोशिकाओं में पहुंच गए, कोशिकाओं में जब ये ब्लड के थ्रू जब ऑक्सीजन पूरे शरीर में जाएगा हार्ट की पंपिंग के थ्रू, तो जो कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका में ऑक्सीडेशन होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, किसका, जो भी भोज्य पदार्थ है उनमें ग्लूकोज का, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और एनर्जी कितनी थी हमने पढ़ा था 673 कैलोरी। अब कोशिकाओं में 3 साइकिल चलती है, ये भी ध्यान रखना। पहली जो साइकिल कोशिका में चलती है, अपन बता देते हैं कोशिका में, कि कोशिका में जो पहली साइकिल चलेगी उसको इंग्लिश में बोला जाता है हिंदी में ग्लाइकोलाइसिस। दूसरी में हमने ये पढ़ा था, क्रेब्स नाम के वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था, तो क्रेब्स साइकिल। और कुछ जीवों में अनाक्सी साइकिल भी चलते हैं, अनाक्सी श्वसन जो होता है, तो अनाक्सी साइकिल अपन कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये कुल मिला के जिसमें हमने ये देखा है कि 38 एटीपी ऊर्जा जो बनती है, जिसमें 2 एटीपी हमको शुद्ध रूप में एनर्जी प्राप्त होती है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में। आगे उसी टॉपिक में हमने जो डेफिनेशन में देखा था कि भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण हो रहा था, भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट का हुआ था, और कार्बोहाइड्रेट जब टूटा था तो किसमें था, ग्लूकोज में। ग्लूकोज का टूटा, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल हुई, तो एनर्जी यहाँ पे हमको 38 एटीपी एनर्जी मिली, जिसमें शुद्ध रूप से हमें 2 एटीपी, या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं 673 किलो कैलोरी हमें प्राप्त हो गई। इस तरीके से पूरी जो श्वसन की मेथड है वो पूरी होती है। एक बार हम इसको रिवाइज कर लें, चाहो तो एक बार आप इनको सबको लिख लो जितने भी हैं,
और जो भी है देख रहे हैं ऑनलाइन वगैरह भी, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, फिर मैं इसको एक बार पूरा कंक्लूजन करूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट करो। ठीक, अब अपन आ जाए इसके बारे में। अगला जो टॉपिक है उसको पढ़ लेते हैं, फिर कंक्लूजन कर लेते हैं कि श्वसन के जो चौथा हमारा टॉपिक छूटा है, श्वसन के अंग। तो देखो, श्वसन में तो वैसे अगर गिना जाए तो बहुत सारे अंग हो जाएंगे, लेकिन श्वसन में मुख्यतः 5 अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला, जहां से ऑक्सीजन अंदर आएगी यहां से गिनते हैं। ठीक, डायग्राम में देखो, पहला नोज, नाक हो जाएगी। दूसरा, फिर इसको ग्रसनी बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है फेरिंग्स। तीसरा, जिसको कंठ बोला जाता है, लैरिंग्स हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे तो ये जो होती है इसको बोलते हैं ट्रैकिया, श्वसन नली, ये हो जाएगा चौथा। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो जो सबसे लास्ट में जो हमारा जो यहाँ पे एक्सचेंज होता है, वायु कोश, छोटे छोटे चैम्बर होते हैं, उसको बोला जाता है एल्वियोली। 5 हो गए। पहला नोज, उसके बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद वायु कोश। सॉरी, ये 5 भाग से पूरा श्वसन तंत्र जो है वो समाप्त होता है। बाकी ये जो है सहायक पार्ट्स होते हैं, हेल्पिंग पार्ट, जैसे एपिग्लोटिस हुआ, नेजल पासेस हो गए, ऐसे करके इसमें यहाँ पे जो होते हैं फिलामेंट्स होते हैं, तंतु या फाइबर होते हैं, तो ये सब एक सहायक पार्ट हो गए। मेन भाग 5 होते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन जो बनते हैं इनमें से कि जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा। शॉर्ट वीडियोस में पड़ा हुआ है, जो क्या बोलते हैं, छोटे छोटे जो ऑब्जेक्टिव बने हैं, विकल्पित क्वेश्चन, जिसमें जो क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में, उसमें मैं पहले भी बता चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बाकी आप लोगों को पहले बता चुका हूं, नोट डाउन जो किए हो उसको नोट डाउन अपना देख लेना, रिपीट कर लेना कितना होता है। ठीक है, प्लूरा जो इसके ऊपर कवर पाया जाता है, जो इसको बाहरी आगाज से बचाता है। ये 5 भाग से ये पूरा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया है। अब इसके बारे में हम पूरी एक बार डिटेल पढ़ लेते हैं, सारांश, और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। श्वसन तंत्र में हमने ये जाना कि श्वसन तंत्र एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है, तंत्र है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये प्रोसेस एक साइकिल रिपीटेड होगा। मतलब सांस लिया जाएगा, मतलब सांस अंदर ली जाएगी और बाहर छोड़ी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि बस सांस लिए या ना लिए बस बंद, ऐसा नहीं होगा। तो सांस बार बार अंदर और बाहर ली जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। हमने ये देखा परिभाषा, हमने पूरे श्वसन तंत्र को 4 भाग में बांटा। पहले हमने पढ़ा परिभाषा के बारे में, इसके डेफिनेशन क्या थी। उसके बाद हमने ये देख लिया उसके टाइप्स कितने थे। टाइप्स में हमने भी देखा था इसके जो टाइप्स थे वो 2 तरीके के हमने पढ़ा था। कौन कौन से? वायवी और अवायवी, जिसको एरोबिक या एनारोबिक कहते हैं, या आक्सी या अनाक्सी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जो पढ़ा स्टेप्स के बारे में कि जो श्वसन होती है वो कितनी स्टेप्स में पूरे होते हैं। हमने इस डायग्राम की सहायता से 3 भाग में बांट लिया था, बाहरी वाला एक्सटर्नल, उसके बाद में हमने जो हार्ट और इसके बीच में था इसको इंटरनल, और इन दोनों के बीच में फेफड़े और हार्ट के बीच में जो गैसों का आदान प्रदान हुआ, तो गैसों का विनिमय या एक्सचेंजेशन, 3 भाग में बांटा था। ये देखो ये लिखा हुआ है, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, गैसों का आदान प्रदान, और इंटरनल। फिर हमने इन 3 चीजों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने लास्ट में ये देख लिया कि आखिरकार कौन कौन से भाग हैं जो रिस्पायरेशन सिस्टम में, श्वसन में काम करते हैं, मेन मुख्य काम। हमने 5 देख लिए थे। 5 में पहला हमने नोजल देख लिया, फिर फेरिंग्स देखा, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स देखा, ट्रैकिया देखा, फिर एल्वियोली देखा। इस तरीके से पूरा हुआ। अब इसको मैं पूरे एक और डायग्राम के साथ बता देता हूँ कि बाहर से जो ब्रीथिंग थी, ब्रीथिंग में हमने वायु को जब अंदर लिया, नासा द्वार से वायु अंदर गई, फेरिंग्स कट से होते हुए एयर चैम्बर में पहुंची, सेक में, किसमें? फेफड़ों के सेक में, और इधर जो हार्ट के बीच में जो गैसों का चेंज हुआ था, गैसों का चेंज एक मेथड डिफ्यूजन मेथड के थ्रू हुआ, और डिफ्यूजन मेथड के थ्रू जो यहाँ पे ऑक्सीजन जो आरबीसी या ब्लड से जो हीमोग्लोबिन था ब्लड में, वो ऑक्सीनेटेड हुआ। ऑक्सीनेटेड होने के बाद ब्लड जो यहाँ पे था, ब्लड का जो कलर हरे से लाल में चेंज हुआ और पूरे शरीर की कोशिकाओं में पहुंचा, और कोशिकाओं में फिर उसका जो ऑक्सीनेटेड जो हीमोग्लोबिन उसका डीऑक्सीनेटेड होगा, जिसमें
ये जो प्रोसेस है हीमोग्लोबिन का वो अलग अलग फिर वापस होंगे, ऑक्सीजन से एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी और हीमोग्लोबिन वापस फिर से ये काम में वापस लग जाएगा। तो ये प्रोसेस बार बार होगी शरीर में, इसलिए इसको सिर्फ रिस्पायरेशन नहीं बोला गया, रिस्पायरेशन सिस्टम शब्द भी दिया गया है। ठीक, टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद जितने ऑब्जेक्टिव हैं उसको अपन सॉल्व कर लेते हैं और पूरे ऑब्जेक्टिव आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग भी देख लीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे पर एक नेक्स्ट जो है टॉपिक के सामने फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।